आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरपंथियों का चेहरा नजर आ रहा है, जो कि हिंदुओं के जीनोसाइड कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं और महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज का सबसे बड़ा अपडेट ये कि बांग्लादेश में बवाल, रक्तपात और राजनीतिक संकट के बीच नई सरकार बन चुकी है। अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को शपथ दिला दी गई, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर पहले आई हैं। मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से ढाका लौटे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी थी और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने तक यूनुस के लीडरशिप वाली इंटरिम सरकार देश की कमान को संभालेगी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अंतरिम सरकार को शपथ दिला चुके हैं, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको दिखाई। 4 बार लगातार पीएम बनी शेख हसीना का 45 मिनट में किस तरीके से राज खत्म कर दिया गया, इस बात की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी, जब 15 साल से सत्ता में रहने वाली शेख हसीना को किस तरीके से अपना देश छोड़ना पड़ गया। अब बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण तो हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये चीन पाकिस्तान वाली सरकार है। इसको पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण इसका करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जिसने शपथ ग्रहण की, उनके सामने चैलेंजेस, चुनौतियां कौन सी रहेंगी। 7 बड़ी चुनौतियां हैं जिसका जिक्र मैं आपके सामने करती हूं, और पहली चुनौती ये है सेना का वर्चस्व और दखल। इससे पार पाना होगा इस अंतरिम सरकार को, क्योंकि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के साथ ही सेना ने पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी और आर्मी चीफ ने यह कहा था कि हम अंतरिम सरकार बनवाएंगे। दूसरी चुनौती राजनीतिक दलों को साथ रखना। जो इस अस्थिरता इस वक्त बांग्लादेश में फैली हुई है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, ऐसे में सब एक साथ चले, सभी के सभी राजनीतिक दल साथ रहे, ये एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन ढाका ही नहीं, बांग्लादेश के हर एक हिस्से तक फैला हुआ है। कानून का राज स्थापित करना बड़ी चुनौती रहेगी। चौथा चैलेंज रहेगा कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाना, क्योंकि इस प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी ताकतें भी सड़कों पर नजर आई हैं। पांचवी चुनौती हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा, जो लगातार बढ़ती जा रही है। 8% माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में है, उनकी सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना, साथ ही हिंदुओं के घर पर, दुकानों पर जिस तरीके से लूटपाट, हिंसा, आगजनी की जा रही है, उसको काबू में रखना एक बड़ी चुनौती होगी। छठी चुनौती रहेगी लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को बरकरार रखना, क्योंकि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद पनपे हालात और उससे पहले की वजह ये दिखाती हैं कि कैसे डेमोक्रेसी बांग्लादेश में तार-तार हो गई अराजक तत्वों की वजह से। 7वीं चुनौती है विपक्ष की 3 महीने में चुनाव की मांग, क्योंकि ये है इंटरिम गवर्नमेंट। ऐसे में विपक्ष ये चाहता है कि 3 महीने के अंदर चुनाव हो बांग्लादेश में और पूरी सरकार बने। ऐसे में 3 महीने में बांग्लादेश में पैदा हुए हालातों को काबू में करना इस अंतरिम सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि मोहम्मद यूनुस सरकार की बागडोर इस जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के हाथों में रहेगी। मतलब साफ ये है कि हसीना सरकार की तुलना में बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें और भी मजबूत होंगी, और इन ताकतों के मजबूत होने का ट्रेला अभी से दिखने लगा है। ढाका में क्योंकि अब भी हालात तनावपूर्ण हैं, हिंसा की तस्वीरें अब भी बांग्लादेश की सड़कों, गली मोहल्लों, घरों से देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से पटा पड़ा है। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से वहां पर मौजूद हिंदुओं पर हमले की खबरें और तस्वीरें लगातार आ रही हैं। रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया, उससे अब कट्टरपंथियों ने किस तरीके से हाईजैक कर लिया है,
बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अभी अभी आपने देखी, उनको हम आपको धुंधला दिखा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें हिंदुओं के जीनोसाइड से कम नहीं, जहां पर हिंदुओं के घर आग के हवाले किए जा रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस इस वक्त नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है। कई वीडियो में हिंदुओं को पीटते हुए, मंदिरों में आगजनी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। आप जरा सोचिए, जो आंदोलन छात्रों का था, जो आंदोलन आरक्षण के खिलाफ था, जो पीएम शेख हसीना की विदाई का सबब बना, लेकिन अब यही आंदोलन विरोधियों और सियासी रक्तपात में तब्दील हो चुका है। ऐसे में सवाल यही कि इस हिंसा, दंगे और कत्लेआम के पीछे आखिर कौन है? क्या इसके पीछे विपक्षी पार्टी बीएनपी के प्रमुख खालिदा जिया और जमात इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान का हाथ है? बांग्लादेश में ये दोनों ही कट्टरपंथ और हिंदू और भारत विरोधी किरदार हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट केवल छात्र आंदोलन की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे जिहादी और कट्टरपंथी साजिश है। छात्र संगठन केवल एक मुखौटा है और असली चेहरा जमात इस्लामी का है। राजनीतिक किरदारों वाले इन चेहरों के पीछे की असलियत को अगर आप समझेंगे तो आपके जहन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ही शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। अवामी लीग से जुड़े हुए कई नेताओं के घरों में आग लगा दी गई है। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर पर हमला किया गया। 5 दिन से जारी हिंसा के दौरान सांसदों के घर भी फूंक डाले गए। बांग्लादेश में उबाल मार रही इस्लामी कट्टरवादी ताकतों में मशहूर बांग्लादेशी सिंगर राहुल आनंद के ढाका स्थित 140 साल पुराने घर पर हमला कर दिया गया और घर को आग के हवाले कर दिया गया। फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान और उनके बेटे शांतो खान की भीड़ ने पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी। सलीम भारत में बंगाली सिनेमा के साथ भी जुड़े थे। ये तस्वीरें पाकिस्तान की याद दिलाती हैं, जहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहे। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा था कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान। और अब तो पाकिस्तानी आवाम का भी यही मानना है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो कोई इंकलाब नहीं, बहुत जल्द बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ सोचा समझा प्रोपेगेंडा था। जाहिर है कई सवाल कि बांग्लादेश की स्थिति वापस ठीक कब होगी।